Hello everyone and welcome back once again in another session of line by line explanations. हम क्लास 12 की इंग्लिश की फ्लामिंगो बुक से ये चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ द रैट ट्रैप कवर कर रहे थे. हमने अभी तक इसके 2 सेशंस कवर किए हैं. आई होप कि आपने वो बहुत अच्छे तरीके से सुन लिए, समझ लिए. चलिए आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब पेडलर को आयरन मास्टर के द्वारा ऑफर किया गया था कि चलो मेरे घर चलो, तो उसने क्या जवाब दिया. नो, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड. देखो, अलार्म का मतलब होता है जैसे सुबह मॉर्निंग में अलार्म बजता होता है ना, हम गहरी नींद में अगर सोए हों तो हम एकदम कई बार डर भी जाते होते हैं. तो बेसिकली अलार्म का मतलब यहाँ पर फ्राइटेंड हो जाने से है, डर जाने से है. और आपको अब क्या बता रहे हैं कि जो पेडलर था उसने क्या जवाब दिया. उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ. उसने एकदम अचानक से डरते हुए कहा. ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर. क्यों कहा? क्योंकि उसके दिमाग में अब वो जो 30 क्रोनोर्स उसने चुराए थे ना, वो घूम रहे थे. मतलब एक तरीके से वो बेट जिसमें वो फंस चुका था वो घूम रहा था उसके दिमाग में. और उसने ये सोचा, उन 30 क्रोनोर्स के बारे में सोचा. टू गो up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. जैसे हम कहते हैं ना, शेर की गुफा में हाथ डालना, तो यहाँ पर आपको उस तरीके का कंसेप्ट बता रखा है. कहते हैं कि उस आयरन मास्टर के फार्म हाउस, मैनोर हाउस का मतलब बेसिकली फार्म हाउस से भी होता है, तो इसीलिए यहाँ आपको ये बताया कि उसके घर पर या उसके फार्म हाउस पर जाने का मतलब है वॉलंटैरिली. वॉलंटैरिली का मतलब होता है जब हम अपने आप कोई इनिशिएटिवली, विलिंगली कोई काम करते हैं. तो यहाँ आपको कहा है कि खुद अपने आप से शेर की गुफा में जाने वाली बात हो जाएगी. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. देखो, कुछ वर्ड्स पहले मीनिंग समझते हैं, फिर लाइन समझेंगे कि क्या है. स्नीक अवे का मतलब होता है टू गो अवे, और इनकॉन्स्पिशियसली का मतलब होता है कि विदाउट गेटिंग बीइंग नोटिस्ड, मतलब किसी को नोटिस ना हो, बिल्कुल चुपचाप तरीके से. तो इसलिए यहाँ पर मतलब इस लाइन का ये बनता है कि वो ये चाहता था, उसे सिर्फ एक मौका चाहिए था कि वो इस फौज में, वो यहाँ इस भट्टी में रात बिता सके, सो सके और चुपचाप आराम से यहाँ से खिसक सके बिना किसी की नोटिफिकेशन में आए. ठीक है, आगे क्या हुआ. द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग. अब यहाँ क्या हुआ, जो आयरन मास्टर था वो एक एजम्पशन लगा रहा है. दैट मीन्स वो सपोज कर रहा है. एज्यूम्ड का मतलब यहाँ पर सपोज्ड से है, तो वो सपोज कर रहा है, वो ये अंदाज़ा लगा रहा है कि शायद जो सामने वाला बंदा है, जो पेडलर है, वो एम्बेरस फील कर रहा है. मतलब एम्बेरस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से उसे शायद एक शर्मिंदगी महसूस हो रही है अपनी मिजरेबल क्लोथिंग की वजह से. मतलब जो उसने फटे पुराने रैग्स पहने हुए थे, शायद उसकी वजह से उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है और वो साथ में नहीं चल रहा है. अब देखो आगे आयरन मास्टर क्या कहता है. कहता है, प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड. अब आयरन मास्टर ने ये कहा, कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि मेरा जो घर है वो कुछ ज़्यादा ही मतलब फ़ाइन है, आलीशान है, कि तुम अपने आप को वहाँ प्रेजेंट नहीं कर सकते हो. यहाँ शो योर सेल्फ का मतलब है कि तुम वहाँ रह नहीं सकते हो या वहाँ चल नहीं सकते हो. इतना ज़्यादा फ़ाइन मेरा घर, हाई फाई मेरा घर नहीं है. ठीक है, अब आगे वो अपनी बात को ही कंटिन्यू कर रहा है और क्या कह रहा है. कहता है, एलिजाबेथ इज डेड. अब देखो, एलिजाबेथ कौन है. एलिजाबेथ जो है वो आयरन मास्टर की वाइफ का नाम है. तो वो क्या कहता है कि एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड. कहता है कि शायद तुमने पहले ही सुना होगा कि एलिजाबेथ की तो मृत्यु हो चुकी है. माई बॉयज आर अब्रॉड, बेटे हैं जो मेरे वो फॉरेन कंट्री में हैं. एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ. मतलब घर में कौन है, मेरे और मेरी बेटी के अलावा. और बेटी भी कौन सी है, ओल्डेस्ट, मतलब बड़ी बेटी के अलावा और कोई नहीं है. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. तो यहाँ वो कहता है कि हम, मतलब मैं और मेरी बेटी, हम अभी ये बात कर ही रहे थे कि कितनी बुरी बात है कि
इस बार क्रिसमस पे हमें कंपनी देने के लिए कोई भी नहीं है, हमारा साथ देने के लिए और कोई मौजूद नहीं है, मतलब हम अकेले हैं। फिर है नाउ कम अलोंग विद मी, मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस मेक दी क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटल फास्टर। तो कई बार होता है ना, हम हंस के एक बात कहते हैं, तो एक इस तरीके से उसने कहा कि चलो हमारे साथ चलो और ना हमारी मदद करना, क्रिसमस का जो फूड है, यहाँ पर फूड हम स्वीट डिश एंड ऑल दैट से लगा सकते हैं कि जो तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं उन्हें जल्दी ख़त्म करने में हमारी मदद करो। तो एक तरीके से वो इसे यही ऑफर कर रहा है कि चलो आओ क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि आगे और क्या हुआ। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन जो वो अजनबी था उसने मना कर दिया। एंड नो, मना कर दिया, एंड अगेन नो, मतलब सिंपल सी बात कि वो ना ही कह रहा था। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर कर देना, एक तरीके से हार मान लेना। तो यहाँ है कि उसने हार मान ली, मतलब उसे ऐसा लगा कि भाई नहीं, ये नहीं मानने वाला है, दाल नहीं गलने वाली है, तो इसलिए उसने गिव इन कर दिया। ठीक है, आगे क्या हुआ। इट लुक्स एज दो क्रिसमस कैप्टन वॉन स्टेल preferred to stay with you tonight, stern storm, he said to the master blacksmith। अब देखो एक ना बहुत अच्छी लाइन है कि आपको यहाँ पर ना जो ब्लैकस्मिथ था ना, मास्टर ब्लैकस्मिथ, उसका नाम भी पता चल रहा है। क्या नाम है उसका? स्टर्न स्टॉर्म। तो यहाँ वो अपने ब्लैकस्मिथ को कहता है, मतलब अपने कारीगर को कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कैप्टन वॉन स्टेल है ये वही है जो पहले हमें नील ओलूफ कर कर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। दैट मीन्स वही पेडलर की तरफ ही इशारा किया जा रहा है और कहा जा रहा है किसे? मास्टर ब्लैकस्मिथ को, कि भाई मुझे लगता है कि आज की रात वो तुम्हारे साथ ही स्टे करना चाहते हैं, तुम्हारे पास ही रहना चाहते हैं। एंड टर्न्ड ऑन हिज हील। टर्न ऑन हिज हील का मतलब है टर्न कर लेना, मतलब मुड़ जाना। ऐसा कहते हुए वो मुड़ गया। कौन मुड़ा? आयरन मास्टर। अब आगे क्या हुआ। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे। लेकिन जब वो जा रहा था ना वापस, तो जैसे हम होता है ना कि हम अपने मन ही मन में मुस्कुराते हैं, तो वो मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। एंड दी ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम, और जो ब्लैकस्मिथ था जो कि उसे जानता था, किसे? अपने आयरन मास्टर को अच्छे से जानता था। अंडरस्टूड, वो समझ गया, वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से समझ गया, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। हो सकता है कि जब भी कभी पहले भी इंस्पेक्शन पर आता होगा, कुछ ना कुछ ऐसे, हम कहते हैं ना तकिया कलाम बोलता है कोई वर्ड, तो इस तरीके से एक लास्ट वर्ड शायद उसने नहीं बोला, और इस तरीके से जो ब्लैकस्मिथ था, मास्टर ब्लैकस्मिथ था, वो समझ गया कि भाई इसने अभी अपने आखिरी शब्द नहीं कहे हैं, तो इसका मतलब अभी कुछ ना कुछ प्लान जो है इसके दिमाग में ज़रूर चल रहा है। तो चलो देखते हैं कि क्या प्लान चल रहा है। आगे हमें बताते हैं, इट वॉज not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge। कहते हैं कि अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि उससे पहले ही उन्हें आवाज़ सुनाई देने लगी। किसकी आवाज़ थी? कैरेज व्हील्स की। मतलब जैसे हम कहते हैं ना घोड़ा गाड़ी कंसेप्ट, तो इस तरीके से कैरेज जो था, गाड़ी की आवाज़ जो थी, उन्हें कहाँ? आउटसाइड दी फॉर्ज, भट्टी के बाहर सुनाई दी। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान जो था वो अंदर दाखिल हुआ। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट दी आयरन मास्टर, लेकिन इस बार वो आयरन मास्टर नहीं था। कौन था? ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा होता है। apparently hoping that she would have better parts of persuasion than he himself। मतलब उसने शायद ये सोचा कि संभवत है कि शायद जो मेरी बेटी है ना, उसके अंदर पार्ट्स ऑफ परसुएशन, मतलब अट्रैक्ट करने की, मना लेने की पार्ट्स मुझसे ज़्यादा हैं, तो इसलिए उसने अपनी बेटी को भेजा कि वो उस पेडलर को, वो स्ट्रेंजर को, जिसे एक्चुअली वो समझ क्या रहा था, अपना एक ओल्ड फ्रेंड समझ रहा था, कैप्टन समझ रहा था, उसे नील ओलूफ समझ रहा था। तो उसने ये सोचा कि मेरा फ्रेंड मेरी बातों से तो माना नहीं है, हो सकता है कि मेरी बेटी की बातों से मान जाए। आगे क्या हुआ। शी एंटर्ड, कौन एंटर हुआ है? ऑब्वियसली आपको बता दिया है कि आयरन मास्टर की बेटी एंटर हुई है।
फिर क्या हुआ, फॉलोड बाय अ वैलेट। हु इज अ वैलेट? वैलेट मतलब होता है सर्वेंट, ठीक है। तो एक सर्वेंट है, कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट। अब आपको ना ये भी है भाई, वैलेट मेल था लिखा हुआ है, ऑन हिज आर्म, तो उसने अपनी आर्म पर, उसने अपनी बाजू पर क्या रखा हुआ है, एक बड़ा सा फर कोट। फर कोट क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि मौसम जो है वो ठंड वाला है। हमें पता है कि जिसे वो इनवाइट कर रहे हैं अपने घर पर आने के लिए, उसने रैग्स पहने हुए हैं, इसलिए उसे ठंड से बचाने के लिए जो लड़की थी वो अपने साथ क्या लेकर आई थी, एक बड़ा फर का कोट लेकर आई थी। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, मतलब इतनी खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है जो विनम्र स्वभाव का दिखता हो, जो जेंटल सा दिखता हो, तो है, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, शर्मीली भी थी और विनम्र स्वभाव की थी, खूबसूरत नहीं थी। इन दी फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। तो मतलब वही वो ठक ठक की आवाज़, वो सब कुछ जो था जिसका जिक्र हमें पहले कुछ पैराग्राफ्स में आया है, तो वो काम एज इट इज चल रहा था। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटाइज स्टिल सैट ऑन देयर बेंच। देखो मास्टर ब्लैकस्मिथ मतलब वो मेन हेड, और अप्रेंटिस मतलब उसका जो हेल्पर था, जो उसके अंडर उसका शिष्य काम कर रहा था, वो दोनों कहाँ बैठे थे, वो अभी भी अपने बेंच पर बैठे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन दी फर्नेस, मतलब वही सेम आपको बता दिया कि जो काम पहले चल रहा था ना, वो काम एज इट इज चल रहा था। जो पिग आयरन था वो मेल्ट हो रहा था, फर्नेस में वो शाइन कर रहा था, ग्लो कर रहा था। क्यों? जैसे जैसे पिघल रहा है वैसे वैसे ग्लो कर रहा है, ठीक है। आगे क्या बताते हैं, द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor that lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes। तो देखो आपको यहाँ क्या बताते हैं कि वो जो स्ट्रेंजर था ना, उसने अपने आप को स्ट्रेच किया हुआ था, मतलब एकदम से, मतलब पसर कर, या हम कहते हैं ना फैल कर लेटा हुआ था फ्लोर पर, नीचे फर्श पर। और एक पिग आयरन का जो टुकड़ा था उसने वो अपने सिर के नीचे रखा हुआ था, जिसे हम बेसिकली जैसे कहते हैं ना कि पिल्लो सा बना लिया, तो इस तरीके से एक पिग आयरन का टुकड़ा उसने अपने सिर के नीचे रखा हुआ था। और उसकी जो हैट थी वो कहाँ थी, वो उसने खींच कर एक तरीके से अपनी आईज तक कर ली थी, आईज को ढक लिया था। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat। कहते हैं जैसे ही लड़की की जो नज़र थी वो उस पर पड़ी, वो उसके पास गई और उसने उसकी जो हैट थी उसे लिफ्ट कर दिया, मतलब उसे उठा दिया एक तरीके से, मतलब उसकी आईज के ऊपर से उसकी हैट को लिफ्ट कर दिया, उठा दिया। फिर हुआ, द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। कहते हैं एविडेंटली मतलब ये साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर पता चल रहा था कि जो आदमी था ना, उसे आदत थी एक आंख खुली रखकर सोने की। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened। कहते हैं कि वो एकदम से अचानक से ना, सडनली, एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक से, सडनली, तो वो एकदम अचानक से जंप कर कर उठता है और ऐसा लगता है कि वो बहुत डरा हुआ है। अब क्या हुआ, माई नेम इज एडला विलमेंसन सेड दी यंग गर्ल। अब यंग गर्ल ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, क्या कहती है कि मेरा नाम एडला विलमेंसन है। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए, एंड सेड, और उन्होंने बताया, दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन दी फॉर्ट्स टू नाइट, कि आज आप यहाँ पर ही रुकना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और उसके बाद मैंने उनसे परमिशन मांगी कि मैं यहाँ आ जाऊँ और आपको घर लेकर जाऊँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। हार्ड टाइम का मतलब यहाँ पर बैड टाइम से है। कहती है कि मुझे इस बात का बहुत ही खेद है कि आपका बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। She looked at him compassionately। देखो compassionately का मतलब होता है sympathetic manner से, तो sympathetically हम बेसिकली यहाँ बोल सकते हैं। तो उसने बहुत ही sympathetic manner से उसकी तरफ देखा। with her heavy eyes, heavy eyes का मतलब है एक तरीके से eyes में उसके बहुत ही ज़्यादा seriousness थी। and then she noticed that the man was afraid, और फिर उसने इस बात को भी देखा
कि नोटिफाई किया कि वो जो आदमी है वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ लग रहा है। ईदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग, या तो उसने कुछ चुराया है, और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, कि या तो वो फिर जेल से भागा है। शी थॉट, उसने ऐसा सोचा, एंड एडेड क्विकली, और जल्दी से ना एड ऑन करते हुए अपनी बात को और कंटिन्यू करते हुए क्या कहती है, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। मतलब वो कहती है कि मैं आपको इस बात की श्योरिटी देती हूँ, सर्टेनिटी देती हूँ कि कैप्टन जैसे मतलब आराम से या फ्रीली आपको हम अपने घर लेकर जा रहे हैं, आप उतने ही फ्री होगे कि आप इस घर को मतलब जब छोड़कर जाना चाहो, जब आप जाना चाहो तब भी आप आराम से फ्रीली जा सकते हो। मतलब हम कोई कंपल्शन नहीं कर रहे, कोई जोर जबरदस्ती वाला कंसेप्ट नहीं है कि हम फ्रीली ही आपको कह रहे हैं कि हमारे घर चलो और जब आपका मन करे आप जा सकते हो। ओह ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। मतलब अब उसने एक तरीके से रिक्वेस्ट की फॉर्म में ये कहा कि बस प्लीज हमारे साथ क्रिसमस के त्योहार तक, ईव तक रुको। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her। कहते हैं कि उसने ये बात जो है वो इतने फ्रेंडली मैनर से कही, इतना ज़्यादा फ्रेंडली होकर कहा कि वो जो रैट ट्रैप पेडलर था, वो जो चूहे दानियाँ बेचने वाला था, उसे एकदम मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा विश्वास, उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। अब क्या हुआ, It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once। अब वो मान गया है। अब वो क्या कहता है उसे कहता है कि मतलब मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए मिस, तुम मेरे लिए इतनी ज़्यादा बॉदरेशन लोगी, तुम मेरे लिए इतने ज़्यादा टेंशन लोगी। तो इट वुड हैव नेवर अकर टू मी का मतलब यही है कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि तुम मेरे लिए इतनी टेंशन लोगी, मैं अभी तुरंत तुम्हारे साथ चलूँगा। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage। अब देखो यहाँ क्या हुआ है कि जो फर कोट सर्वेंट के हाथ में था, वो फर कोट उसने एक्सेप्ट कर लिया है, ले लिया है, और उसने वैलेट ने उसे दिया कैसे है, वो सर्वेंट ने, जैसे होता है ना कि सर्वेंट झुककर कोई भी चीज़ पकड़ाता है, सर्व करता है, तो इसलिए झुका है वैलेट और उसने वो कोट पकड़ा दिया है पेडलर को। आगे क्या हुआ है, उसने फिर किया क्या है, थ्रू इट ओवर हिज रैग्स का मतलब फेंकने से नहीं है, पहनने से है, कि उसने अपने उन्हीं रैग्स के ऊपर जो उसके ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स थे उन्हीं के ऊपर उसने पहन लिया है, और फिर यंग लेडी का पीछा करते करते मतलब उसके पीछे चलते चलते कैरेज की तरफ, गाड़ी की तरफ जा रहा है, बाहर जो कि गाड़ी खड़ी है। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ्स सो मच एज अ ग्लैंस। तो मतलब अब जो ब्लैकस्मिथ्स थे ना और उसका जो अप्रेंटिस था, मतलब वो दोनों बंदे जो हैं जो वहाँ पर बेसिकली काम कारीगर जो मौजूद थे काम करने वाले, वो सब एस्टोनिश, वो सब सरप्राइज हो गए कि भाई पहले तो मान नहीं रहा था, अब क्या हो गया जो मान गया। तो एक तरीके से उनकी तरफ विदाउट लिखा हुआ है, विदाउट ग्रांटिंग, तो उनकी तरफ बिल्कुल भी उसने ध्यान नहीं दिया, उनकी तरफ कोई अटेंशन नहीं दी है, और चुपचाप लड़की के पीछे पीछे गाड़ी तक चलता चला जा रहा है। अब क्या हुआ, बट while he was riding up to the manor house, that means जब वो उस फार्म हाउस की तरफ जा रहा है तो क्या हुआ है, he had evil forebodings। देखो एविल फॉरबिडिंग्स का मतलब क्या होता है, एविल फॉरबिडिंग्स का मतलब होता है, जैसे होता है ना कई बार हमें हमारी इंट्यूशन कहती होती है कि भाई कुछ बुरा होने वाला है, तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है कि जब वो जा रहा था तो उसे ऐसा अंदेशा सा होने लगा कि कुछ ना बुरा होने वाला है मेरे साथ। Why the devil did I take that fellow's money, he thought। देखो बात और कोई नहीं है, जो कई बार होता है ना, हम कहते हैं कि भाई किसी और को नहीं पता लेकिन चोर को तो पता है ना कि उसने चोरी की है, और वो चोरी का ख्याल, वो चोरी जो उसने की होती है वो अंदर ही अंदर उसे खाई जाती होती है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है कि वो यही सोचता है कि मैंने उस आदमी का पैसा क्यों चुराया। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। तो मतलब कहता है कि मैं अब इस जाल में फंस चुका हूँ, इस जाल में हूँ और मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अब देखते हैं आगे और क्या हुआ।
कहते हैं द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, कि अगले दिन क्रिसमस का त्योहार था. एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. मतलब अगले दिन जब क्रिसमस का त्योहार था और जो आयरन मास्टर था वो डाइनिंग रूम में, जहाँ पर बैठकर खाना खाया जाता होता है, जहाँ पर डाइनिंग टेबल होता है, तो उस डाइनिंग रूम में वो मौजूद है. ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ इकट्ठे हुए हैं, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए वो वहाँ भी आया है, क्योंकि अभी आपको बाकियों का जिक्र नहीं है, तो वो ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में आया है. और प्रॉबेबली कहते हैं शायद वो सोच रहा है, और सोचते हुए ना एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी उसके माइंड में आ रहा है जब वो अपने पुराने दोस्त के बारे में, उस दोस्त के बारे में जो कभी रेजिमेंट का हिस्सा हुआ करता था, फौज का हिस्सा हुआ करता था, तो उसके बारे में वो सोच रहा है. और क्या सोच रहा है कि वो बंदा कौन था जिसे वो अनएक्सपेक्टेडली, मतलब उसने सोचा नहीं था, उसने अनुमान नहीं लगाया था, बाय चांस हो गया. ही हैड रन अक्रॉस, रन अक्रॉस का मतलब है कि बाय चांस उसकी मुलाकात हो गई थी. रन अक्रॉस का मतलब सामना होने से है, तो है कि वो अपने उस पुराने दोस्त के बारे में सोच रहा था जिसके साथ वो बाय चांस उसकी मुलाकात हो गई थी, और वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहा था. आपको भी ऐसा ही होता है ना, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को काफ़ी टाइम के बाद अगर मिलते होगे एकदम अचानक से, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन सा होता है. तो कुछ ऐसा ही सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो आयरन मास्टर फील कर रहा था. अब क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स. देखो, अगर आपको चैप्टर में आपने देखा हो तो सबसे स्टार्टिंग में हमें आया था सनकन वर्ड, जिसमें था कि उसकी जो चीक्स थी वो पिचकी हुई थी, तो दैट मीन्स वो बहुत ही वीक था जो पेडलर था. अब क्योंकि ये लोग पेडलर को क्या समझ रहे हैं, ओल्ड कॉमरेड समझ रहे हैं, दोस्त समझ रहे हैं, तो एक दोस्त होने के नाते जो आयरन मास्टर है उसने ये किसे कहा है, देखो, ही सेड टू हिज डॉटर हु वाज बिजी एट द टेबल, मतलब डॉटर को बात कर रहा है, वो डॉटर से बात कर रहा है, और डॉटर को कह रहा है कि पहली बात तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान देना होगा कि उसकी ना थोड़ी सेहत बने. यहाँ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स का मतलब यही है कि वो मतलब अच्छा खाए पिए ताकि वो थोड़ा सा फिट एंड फाइन हो जाए. इस तरीके की बात वो अपनी डॉटर को कहता है, जो कि क्या कर रही थी, शी वॉज बिजी एट द टेबल. मतलब ये है कि क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम था तो शायद वो वहाँ पर खाना लगा रही थी टेबल पर, इसलिए वो टेबल पर बिजी थी. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. और कहता है और फिर हमें इस बात की तरफ भी ध्यान देना होगा, इस बात का भी एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि वो कोई और काम करे, ना कि जगह जगह इधर उधर जाकर ये रैट ट्रैप्स बेचने का. It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. अब देखो, फादर एंड डॉटर आपस में बातचीत कर रहे हैं. फादर ने एक बात कही है और डॉटर जो है वो क्या कहती है, कहती है कि ये बहुत ही अजीब बात है. क्वीर का मतलब यहाँ पर अजीब बात या स्ट्रेंज से है, तो कहती है कि ये बहुत ही अजीब बात है कि जो हालात हैं उसके वो इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं. डाउनहिल का मतलब, गॉन डाउनहिल का मतलब यही है कि उसकी परिस्थितियाँ जो हैं, सर्कमस्टांसेस जो हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं. लास्ट नाइट आई डिड नॉट think there was anything about him to show that he had once been an educated man. अब देखो, अब जो लड़की है ना वो ये कहती है कि पिछली रात, क्योंकि देखो वो उससे, आज क्रिसमस है अगर, तो वो तो उसे पिछली रात ही लेकर आए हैं ना, तो यहाँ वो क्या कहती है कि पिछली रात मुझे ना उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ. इस लाइन का मतलब है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, उसे देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी मतलब सोचने का नहीं मिलता कि क्या उसमें ऐसा कुछ दिखता नहीं था कि जिससे वो ये पता चले कि वो एक एडुकेटेड मैन है. तो एक फ़र्क सा दिखता होता है ना एक एजुकेटेड और एक अनएजुकेटेड मैन में. तो यहाँ वो ये कहती है अपने फादर को कि मुझे इस बात को लेकर ना बिल्कुल भी तसल्ली सी नहीं हुई कि कभी किसी ज़माने में वो एक पढ़ा लिखा इंसान हुआ करता था, मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ लास्ट नाइट. You must have patience, my little girl, said the father. तो फादर ने अपनी बेटी को पेशेंस रखने को कहा, मीन्स सब्र रखने को कहा कि तुम थोड़ा सा सब्र रखो.
एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, मतलब जैसे ही जल्दी ही वो जब साफ सुथरा बनकर अच्छे से प्रॉपर ड्रेसअप होकर तुम्हारे सामने आएगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, मतलब तुम्हें डिफरेंट अलग देखने को मिलेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड, मतलब कहता है कि लास्ट नाइट तो ना वो स्वाभाविक तौर पर क्या था, एम्बेरस्ड था, मतलब शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes, कहता है कि जब वो आवारा कपड़े, ट्रैम्प का मतलब हमने आवारा से ही समझा था ना, तो जब वो आवारा कपड़े उतर जाएंगे ना, तो वो आवारा लोगों के जो मैनर्स होते हैं ना, वो भी सब अपने आप उतर जाएंगे, मतलब सब दूर हो जाएंगे एक बार जब वो अच्छे से क्लीन होकर और ड्रेसअप होकर आएगा। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन, कहता है कि जैसे ही उसने ऐसा बोला, जो दरवाज़ा था वो खुला। अब हम सोच सकते हैं कि कौन अंदर आया होगा, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, दैट मीन्स वो जो पेडलर था जिसे वो कैप्टन समझ रहे थे, वो अंदर दाखिल हुआ। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब ये हमें रीडर्स को बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि हाँ, अब वो बिल्कुल साफ सुथरा था और वेल ड्रेस्ड था, मतलब अच्छे सुंदर उसने कपड़े पहने हुए थे। अब किसने ये काम किया था, द वैलेट हैड बेथड हिम, मतलब उसे किसने, सर्वेंट्स ने नहलाया था, कट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे, एंड शेव्ड हिम, मतलब अच्छे से एक तरीके से उसकी ग्रूमिंग की थी, ठीक है, अच्छे से उसकी शेप वगैरह, दाढ़ी वगैरह भी बना दी थी। फिर क्या हुआ, moreover he was dressed in a good looking suit of clothes which belonged to the iron master, इसका मतलब ये है कि उसे कपड़े जो पहनने के लिए दिए गए थे ना, वो किसके कपड़े थे, वो आयरन मास्टर के थे। आयरन मास्टर का एक अच्छा सा सूट जो था वो उसे पहनने के लिए दिया गया था। क्या पहना था वो आपको नेक्स्ट लाइन में बता रखे हैं। he wore a white shirt and a starched collar and whole shoes, देखो वाइट शर्ट मतलब उसने सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी, स्टार्च्ड कॉलर, स्टार्च्ड कॉलर का मतलब होता है, जैसे होता है ना हम कपड़ा नया नया स्टिच करवाते होते हैं, जो कॉलर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ होते हैं, हार्ड से होते हैं, तो एक इस तरीके से कॉलर लगा हुआ था। एंड होल शूज़, मतलब जिसमें होता है कि कोई कट नहीं है, पूरा का पूरा लेदर का एक पीस जो है वो इस्तेमाल किया गया है, तो एक इस तरीके से उसने शूज़ पहने हुए थे। आप सिंपल इसे ऐसे समझो कि उसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी, कॉलर लगाए हुए थे और शूज़ पहने हुए थे। अब आगे आपको क्या बताते हैं, बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, अब मैंने अभी अभी वर्ड यूज़ किया था ना ये ग्रूमिंग, कि अच्छे से सज धज के तैयार होकर आना, उसे ग्रूमिंग हो कहते हैं। तो आपको यहाँ बता रहे हैं कि चाहे जो गेस्ट था वो अब अच्छे से सज धज कर आया था, तैयार होकर आया था, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, प्लीज होना मतलब हैप्पी होना, खुश होना, तो यहाँ है कि लेकिन जो आयरन मास्टर था ना वो खुश नहीं लग रहा था, प्रतीत हो रहा था, सीम का मतलब प्रतीत होना होता है। तो ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रू, अब ये पकर्ड ब्रो क्या होता है, कई बार होता है ना कि हम किसी को संदेह की नज़रों से देखते होते हैं, एक सस्पिशियस नज़रों से देखते होते हैं, और हमारी जो एक साइड की आईब्रो होती है वो रेज्ड होती है, तो ये पकर्ड ब्रो यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि उसने देखा। And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. तो आपको यहाँ ये लाइन बता दी कि हाँ, और ये अब बहुत ही आसानी से समझा जा सकता था कि शायद जब इस स्ट्रेंज फेलो को, इस अजनबी व्यक्ति को रात के अंधेरे में और वो फर्नेंस की आधी अधूरी सी रोशनी में देखा गया था, तो ये गलती हो गई है शायद। बट दैट नाउ, लेकिन अब when he stood there in broad daylight, मतलब अब जो साफ साफ रोशनी में वो उसके सामने खड़ा था, it was impossible to mistake him for an old acquaintance, मतलब अब दिन के उजाले में उसे किसी पुराने दोस्त के लिए समझना या कोई पुराना दोस्त समझना, सिंपल सी बात, ये इम्पॉसिबल था कि इस तरीके की कोई गलती अब की जाए। तो दैट मीन्स अब हमारे पास सिंपल साफ बात ये आती है कि भाई अब जो पर्दा था, जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई थी दिन के उजाले में। अब जैसे वो अच्छे से ड्रेसअप होकर आया था तो सब कुछ साफ साफ दिख रहा था कि ये वो बंदा नहीं है जिसे वो रात से समझ रहे थे कि नील ओलूफ है या कैप्टन बॉन स्टेल है। तो चलो मैं फिर से कहूँगी कि मैं एक बार यहीं पर पॉज करूँगी,
हम एक नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो देखते हैं कि फिर इसका क्या हुआ, क्या इसे चोर समझकर इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया या इसका क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू दी ऑनर्स।